नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बोल रहा हूँ। आज कॉन्ट्रैक्ट एलएलबी फर्स्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 56 पर हम चर्चा करना चाहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 37 से लेकर 52, 53, 54 तक है, उसी का ही एक पार्ट है। इसको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में की श्रेणी में ही रखते हैं। तो इम्पॉसिबिलिटी क्या है, असंभवता का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है? व्हाट डू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्लेन। तो सेक्शन 56 के क्लोज 1 और 2 की हम बात करें। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करवाया जा सकता। असंभवता का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, और निराशा का सिद्धांत कहते हैं। निराशा, फ्रस्ट्रेशन कैसे आएगा? लाइफ में तो फ्रस्ट्रेशन आता ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में फ्रस्ट्रेशन कैसे आ गया? तो वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। निराशा के सिद्धांत का आविष्कार पहली बार टेलर वर्सेस कोल्डवेल 1863 में जस्टिस ब्लैकबर्न ने किया था। जस्टिस ब्लैकबर्न ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। इससे पहले भारत में ये थी कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का वचन होता है। तो इससे पहले ये नियम लागू था आदिकाल से। और भीष्म प्रतिज्ञा भी आपको इस बात की जानकारी है कि चाहे प्रकाश सूर्य न दे, हवा रुक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरी प्रतिज्ञा जो है अटल है, प्रतिज्ञा पर पाबंद रहूंगा। प्रतिज्ञा का मतलब वचन, वचन की पालना, प्रॉमिस। तो इससे पहले जो है चाहे कोई भी असंभवता आ जाती थी, इम्पॉसिबिलिटी आ जाती थी, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, वचन की पालना करना अनिवार्य था। लेकिन जस्टिस ब्लैकबर्न ने टेलर वर्सेस कोल्डवेल केस में कहा गया कि नहीं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, लागू करो इसको। इम्पॉसिबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस है, इसको लागू करो, नहीं तो ये अन्याय हो रहा है। तो इसको दो भागों में हम पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। नैराश्यिक सिद्धांत को सेक्शन 56(1) और सेक्शन 56 के क्लोज 2। आरंभिक असंभवता, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, प्रारंभिक शून्यता। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते समय पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और प्रारंभ से शून्य है, इनिशियल स्टेज पर भी वो शून्य है, तो वो तो व्यर्थ है ही। जैसे जादू टोना से धन, मैजिक के द्वारा गाढ़ा हुआ धन निकालने का करार करना और फिर धन नहीं निकलना, और फिर वो कहते हैं कि इतने पैसे लिए थे और इस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करो, तो शुरू से ही शून्य है। इनिशियल स्टेज पर वो शून्य है। दूसरा आता है सेक्शन 56 के क्लोज 2। क्लोज 2 में पश्चातवर्ती असंभवता, सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट करते समय सेक्शन 10 के अनुसार सारे योग्य तथ्य थे, एसेंशियल एलिमेंट्स थे। कॉन्ट्रैक्ट वैध था, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ था, अकॉर्डिंग टू लॉफुल था, चाहे ऑब्जेक्ट लॉफुल था, कंसिडरेशन लॉफुल था। लेकिन बाद में असंभवता आ जाती है, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्या है? तो इसके ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। पश्चातवर्ती असंभवता के आधार क्या है? किस कारण से ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है अवैध हो जाता है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इम्पॉसिबिलिटी, असंभवता के कारण। नंबर 1, विषय वस्तु की समाप्ति या विनाश, डिस्ट्रैक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो विषय वस्तु थी, जो करार किया गया था, वो विषय वस्तु ही नष्ट हो गई। तो अब जो है पीड़ित पक्षकार कहेगा, साहब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। जो विषय वस्तु थी वो विषय वस्तु नष्ट हो गई, क्योंकि ये सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आएगा टेलर वर्सेस कोल्डवेल केस। इसमें क्या था? एक संगीत,
सभागार किराए पर लिया था और संगीत का जिस दिन आयोजन होना था उससे पहले वो सभागार नष्ट हो गया। तो नष्ट होने पर जिस व्यक्ति ने संगीत का आयोजन करना था, किराए पर लिया था, उसने कहा मुझे तो बहुत घाटा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट को लागू करो या मुझे हर्जाना दो। कोर्ट ने कहा हर्जाना नहीं मिलेगा। जस्टिस ब्लैकबर्न थे इसमें, इन्होंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू करो। इम्पॉसिबिलिटी है, कौन सी? सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, कि जब हॉल ही नष्ट हो गया है, सभागार ही नष्ट हो गया है, तो किस बात की परफॉर्मेंस? इसलिए कार्य असंभव हो गया, विषय वस्तु नष्ट हो गई है। समाप्त होने पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इम्पॉसिबिलिटी के कारण। दूसरा, किसी विशिष्ट घटना का घटित न होना, नॉन हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट। नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कोई घटना घटित पर आधारित था कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इसमें क्रेन वर्सेज हेनरी का विशेष केस है, राज्याभिषेक। हेनरी अष्टम का राज्याभिषेक होना था। आज तक कहते हैं कि संसार में हेनरी अष्टम का राज्याभिषेक देखने के लिए, क्योंकि सब देश जो है अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वहां पर लोग पहुंचे, इतनी भीड़ थी। तो इसमें जो हेनरी है, इसने क्या किया, एक जिस जो रूट चार्ट था, उस रूट चार्ट पर राजा की सवारी, राज्याभिषेक की सवारी देखने के लिए किराए पर रूम लिया कि मेरे बच्चे यहाँ बैठ के देखेंगे। कुछ आधा किराया दे दे, आधा किराया बाकी था। बाद में राजा के बीमार हो जाने के कारण वो घटना घटित नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में करेल ने कहा कि मेरा बाकी किराया दो। तो ये कोर्ट गया, उन्होंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू करो, जो टेलर वर्सेस कोल्डवेल केस में निर्धारित की थी जस्टिस ब्लैकबर्न ने। इम्पॉसिबिलिटी आ गई। कौन सी इम्पॉसिबिलिटी? सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, पश्चातवर्ती असंभवता कारण जो है उसे डिस्चार्ज किया गया, कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त किया गया। तीसरा, संविदा के पक्षकारों की मृत्यु या व्यक्तिगत निर्योग्यता, डेथ हो गई है या पर्सनल डिसेबिलिटी आ गई है, जो संविदा के पक्षकार है आपस में किया था। तो इस मामले में कैसा? रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन का केस। इसमें प्रतिवादी जो डेविसन है, इसकी पत्नी पियानो बजाने की जो है बहुत प्रसिद्ध थी, पियानो बजा रही थी, लेकिन इसको बुखार आ गया, भयंकर बुखार आ गया, अस्वस्थ हो गई, इसलिए वो टाइम पर वह पियानो बजाने के लिए नहीं पहुंच पाई। तो रॉबिन्सन ने दावा किया कि जो मुझे इतना घाटा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है, और मुझे जो है इसका हर्जाना दिलाया जाए। नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि पर्सनल जो है लाइक वो डिसेबिलिटी आ गई थी। ये पर्सनल डिसेबिलिटी परमानेंट किस्म की भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। मान लीजिए आपने बीकानेर के अंदर जो है एक रेलवे ग्राउंड में आयोजन रखा कि यहाँ पर वो कौन सी हीरोइन जो आजकल टॉप पर चलती है कि उसका डांस होगा, और उसका नाम मैं भूल रहा हूं अभी वर्तमान में कौन सा है, जो भी हीरोइन आप समझे, उसके लिए टिकट बेची और परिणाम स्वरूप वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची, आ रही थी, लेकिन पैर फ्रैक्चर हो गया। अब वो डांस तो नहीं कर सकती। पद्मावती जो बनी थी, उसका क्या नाम है, पद्मावती जो बनी, डांस नहीं हो सकता, घूमर 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 डांस करना था, लेकिन नहीं हो पाया। पादुका कौन है, क्या है उसका नाम, दीपिका पादुकोण। अब दीपिका पादुकोण का पैर फ्रैक्चर हो गया तो वो डांस नहीं कर सकती। तो पर्सनल लाइबिलिटी ये एबिलिटी होती है किसी व्यक्ति में, तो वो डिसेबल्ड हो गई, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाना संभव नहीं है, डिस्चार्ज किया जाएगा, भले ही आपको कितने लॉस क्यों नहीं हो गया हो। तो है विधि में परिवर्तन, चेंज इन लॉ, लॉ चेंज हो गया है। नरबख्श बनाम कल्याण दास के मामले में रुई सप्लाई का काम सौंपा गया था कि भी तो 1 वर्ष में रुई मैं पूरी सप्लाई कर दूंगा। मीनवाइल होम सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर जारी किया कि जितने भी ट्रक है जिसे रुई ले जा रहा था, ये क्या नाम, कल्याण दास, तो वो सारे के सारे ट्रक सीज कर लिए गए युद्ध के दौरान। ऐसी परिस्थिति में नरबख्श ने कहा कि मेरा जो है रुई सप्लाई नहीं की, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गया, मुझे लॉस हुआ है, घाटा पूर्ति दिलाओ, क्षतिपूर्ति दिलाओ।
तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू की गई, क्योंकि लॉ इन चेंज, लॉ चेंज हो गया, मेरे हाथ में नहीं था। मान सिंह बनाम खजान सिंह का केस, इसके अंदर राजस्थान सरकार ने जंगल के वृक्ष जो सूखे हुए थे उसको काट करके बेचने के साथ संविदा हुई थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया कि जंगल नहीं काटे जाएंगे, तो लॉ चेंज हो गया। इसलिए परफॉर्मेंस करनी आवश्यक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाना असंभव हो गया है, इसलिए पास्टिक असंभवता है, इसलिए उसको मुक्त किया गया। ठीक इसी तरीके से सरकार का हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर हो जाता है तो हमारा हाथ में कुछ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, परफॉर्मेंस नहीं की जा सकती। सत्यव्रत घोष बनाम मनीराम बागड़ का केस है 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनीराम बागड़ ने एक भूखंड लिया और भूखंड पर नाली बना करके और एक कॉलोनी काटनी थी और एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें सत्यव्रत घोष ने एक प्रोजेक्ट लिया और 12 महीने में देना था। ऐसी परिस्थिति थी जब वो मनीराम बागड़ नाली वगैरह निर्माण कर रहा था, उसी समय मिलिट्री ने उस क्षेत्र को एक्वायर कर लिया, मिलिट्री बैठ गई। तो सत्यव्रत घोष ने कहा कि मुझे तो जो है नहीं मिला मकान, 12 महीने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मुझे तो हर्जाना दिलाया जाए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू किया गया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया था, अन्यथा मैं पूरा कर देता। और फिर लास्ट है आउट ऑफ ब्रेक ऑफ वार, युद्ध हो जाना। जब युद्ध हो जाता है तो युद्ध के दौरान की पहले से संधि थी, व्यापार का अवरोध न हो, इसलिए एक दूसरे राष्ट्र के साथ में संधि चलती रहती है, लेकिन युद्ध हो जाने के कारण शत्रु देश के साथ में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं की जा सकती, या युद्ध हो गया लोकल लेवल पर भी एक राज्य दूसरे राज्य में माल सप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि युद्ध चल रहा है। फिलहाल जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो नहीं है, अभी छूट नहीं थी, नहीं सप्लाई किया जा सकता। तो ये हुआ आपका सेक्शन 56 के क्लोज 2, विषय वस्तु का नष्ट होना, किसी भी विशिष्ट घटना का घटित न होना, संविदा के पक्षकारों की मृत्यु होना या व्यक्तिगत नियोजित होना, विधि में परिवर्तन हो जाना या सरकारी हस्तक्षेप हो जाना या युद्ध हो जाना, ये असंभवता के आधार है, ग्राउंड्स है इम्पॉसिबिलिटी के, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ग्राउंड्स है, इम्पॉसिबिलिटी के ग्राउंड्स है। इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है कि जो पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके मध्य विधि मान्य संविदा होनी चाहिए। तो लॉफुल संविदा मैंने सबसे पहले कहा कि सेक्शन 10 के मुताबिक लॉफुल थी। संविदा का निष्पादन एग्जीक्यूटरी होना चाहिए। एग्जीक्यूटरी का मतलब है निष्पादन योग्य होना चाहिए, और कुछ कार्य कर दिया, कुछ कार्य बाकी रह गए, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी। आधा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कुछ पार्ट बाकी रह गया। फिर है घटना का घटित होना। घटना जो घटित होती है वो नेचुरल हो सकती है, एक्ट ऑफ गॉड हो सकती है, एक्ट ऑफ स्टेट हो सकती है, एक्ट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी हो सकती है। किसी तरीके से घटना घटित हो जाती है, वो घटना ए और बी अगर पक्षकार है उनके कंट्रोल एंड डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर कंट्रोल और डायरेक्शन में है तो फिर इम्पॉसिबिलिटी लागू नहीं होगी, नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए पक्षकारों के। अब राजा ने राज्याभिषेक का रूट चाट दिया था, लेकिन राजा बीमार हो गया, नहीं हुआ, तो दोनों पक्षकारों के तो हाथ में नहीं है। तो ये है कुछ शर्तें। फिर है अपवाद इसके कि स्वयं उत्प्रेरित सेल्फ इंडिकेटेड फ्रस्ट्रेशन इम्पॉसिबिलिटी है। अगर खुद ने क्रिएट कर दिए तो जो है इम्पॉसिबिलिटी का लाभ नहीं मिलेगा। आंशिक असंभवता, थोड़ी बहुत आंशिक असंभवता आई है, टेम्परेरी फेज आया है, तो जब वो टेम्परेरी फेज निकल जाएगा तो उसके बाद में पूरी कर देना। निष्पादित संविदा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। एग्जीक्यूटरी में तो बाकी रहता है, एग्जीक्यूटेड में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका और उसके बाद में मान लीजिए लॉकडाउन हो गया या कोई और कारण हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू नहीं होगा। व्यापारिक असंभवता, कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी कुछ समय के लिए हो सकता है, हड़ताल की वजह से, किसी और कारण से,
बाधा आ सकती है, कोई ट्रक नहीं मिल रहा है, जैसे लॉकडाउन में अभी माल सप्लाई नहीं किया जा सकता, तो बाद में कर दे। हड़ताल, तालाबंदी, स्ट्राइक और लॉकआउट आदि के मामले में भी समाप्त होने के पश्चात कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सकता है। केस ऑफ लीज, पट्टे संबंधी पट्टा जारी कर दिया गया है, पट्टा जारी एग्जीक्यूटेड, लीज एग्जीक्यूटेड हो चुकी है, पट्टा जारी कर दिया गया है और बाद में कोई इम्पॉसिबिलिटी आई है तो उस पर लागू नहीं होगी। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, असंभवता सिद्धांत, निराशित सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। आज इसको तैयार कर ले, अपने पुस्तक के सहयोग ले और अच्छी तरीके से अपने नोट्स डेवलप कर ले, किताब की सहायता ले। कम समय में ज्यादा चीज, ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन 3-4 दिन में पढ़ाया जाता है क्लास में। अब 15 मिनट में या 10 मिनट में आपको जो है ये ज्ञान देना, मैं समझता हूं ये अधूरा है। इसलिए आप किताब की सहायता ले और उसको डेवलप कर ले। नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हुआ है, ये मेरा दावा है। और यदि आप खुश हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।